का। हाँ। और जो मिनिएचराइजेशन हो रही है ये भी बात सही है कि लोग डॉलर में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए सोना और चांदी खरीद रहे हैं। जी हाँ, ये जो ब्रिक्स है हमारा, हाँ। ठीक है, ये अब एक अलग से एक गोल्ड बैक करेंसी को कर रहा है, हाँ। जिससे कि अगर कोई जो भी अब व्यापार होगा ऑयल का, जैसे ऑयल कम हो रहा है, तो जो भी उसकी अब डीलिंग होगी वो डॉलर में ना होके ये गोल्ड बैक करेंसी। इज इट गुड फॉर अस और बैड फॉर अस, शरद? दुनिया भर के देशों ने अमेरिका पे दशकों से विश्वास था। हाँ। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की निवेश यूएस ट्रेजरी में करी हुई थी। हाँ। जब से ट्रंप साहब आए वो विश्वास हिल गया है। उन्होंने पैसा निकाल निकाल के डॉलर में लगाना शुरू कर दिया। सेंट्रल बैंक्स ने इस कदर डॉलर खरीदा है, गोल्ड खरीदा है कि आपको उसकी कीमत बढ़ती दिख रही है। और जब तक ये सेंट्रल बैंक्स बेचना नहीं शुरू करेंगे ना रूपिका, आपको गोल्ड की कीमत नीचे जाती नहीं दिखेगी। जो लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं वो सेंट्रल बैंक्स पर नजर बना के रखें, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, अब दीप्ति आपसे भी और समीर सर आपसे भी, लेकिन क्विकली आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं सरकार से? देखिए रूबिका जी, इस समय जो हमारी इकोनॉमी है बहुत ज्यादा रोबस्ट है। हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने दिखा दिया है। अगर आप ग्रोथ फंडामेंटल्स की बात करो, अगर आप फिस्कल डेफिसिट, आप किसी भी पैरामीटर्स को उठा के देख लो तो हमारी इकोनॉमी बहुत रोबस्ट है। इस समय जरूरत ये है कि हम अपने आप को, जो आप पार्ट बी की बात भी कर रहे थे, पार्ट बी जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा है। जैसे अभी शरद सर ने भी कहा कि अगले 21 साल अगर हम विकसित भारत के सपने को देख रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पार्ट बी में जो एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, जो एक विकसित भारत की तरफ, जिसको हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स 3.0 भी कह रहे हैं, अगर वो होते हैं तो ये रूबिका एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिसमें हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमें जो ये ब्यूरोक्रेटिक जो है, हमारी बार बार कैपिटल फ्लाइट बाहर क्यों जा रही है, आप देखिए सऊदी में जा रही है, ऐसा क्या है जो वो कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं? तो वो बहुत एक जरूरी है। क्विक रिमार्क आपकी तरफ से और फिर किशोर का हम रुख करेंगे। समीर चौगाकर जी, समीर जी आप तो बस ये बता दीजिए, ये जो फ्री वाली चीज चल रही है, इससे हम पर बड़ा बोझ पड़ जाता है एक राष्ट्र के नाते। सरकारें इससे सबक लेंगी कि नहीं, ये परंपरा जारी रहने वाली है? इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बात को क्लियरली कह दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसका लगातार जिक्र करते रहे कि भाई ये जो फ्री रेवड़ी कल्चर है, इससे देश को निकलना होगा और 2047 के विकसित भारत के लिए फ्री बीज और जो रेवड़ी कल्चर है उसको प्रधानमंत्री मोदी बहुत गंभीरता से लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम राजनीतिक दलों से, तमाम मंचों से भी अपील की थी कि भाई इससे बाहर निकलने की कोशिश की जाए। और मुझे लगता है कि आज का जो बजट आएगा वो 2047 के विकसित भारत को नजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का होगा। ट्रंप का जो टैरिफ का जो लगातार लग रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उद्योग को बहुत सहूलियतें प्रधानमंत्री मोदी इस बार देंगे। मुझे लगता है इनकम टैक्स में इस बार बढ़ सकता है, लिमिट बढ़ सकती है जो 13 लाख तक हो सकती है, जिससे लोगों के पास थोड़ा पैसा है खर्च करने के लिए। जनता के पास पैसा आएगा तो मार्केट में लगाएगी। तो मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग का भी प्रधानमंत्री मोदी समय ध्यान रखेंगे। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तीसरे कार्यकाल में भारत की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी इकोनॉमी होगी, चौथी आ चुकी है, तो मुझे लगता है वो तीसरी इकोनॉमी को एड्रेस करते हुए बजट मुझे लगता है परिलक्षित होगा। पर उम्मीद ही हम करते रहेंगे या फिर ये सारी चीजें सच में होंगी, यही आज जानना है। बस थोड़े वक्त का इंतजार है। किशोर कुछ कह रहे हैं? किशोर, यही आज जानना है, बस थोड़े जी रूबिका जब कह रहे हैं कि तीसरी इकोनॉमी होगी, यानी जीडीपी को बढ़ना होगा ना, वो जीडीपी डॉलर टर्म्स में बढ़नी होगी, जीडीपी नॉमिनल भी बढ़नी होगी। तो ये जीडीपी बढ़ाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। उस पर हम बार बार यहाँ पर बात कर रहे हैं और वही इस बजट में सबसे बड़ा फोकस हो सकता है और होना भी चाहिए, जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है इंटरनेशनली। पीयूष जी। हाँ जी, तो इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और उसमें मैं कहूंगा कि दोनों पार्ट है, जो डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एफडीआई, जो हमारा विदेशी निवेश है वो भी काफी कम हो गया है। नहीं तो ये क्यों कम हो रहा है? ये इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हमारे जो हम उसमें सही कर सकते हैं, हमारे जो टैक्स के नियम है, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट ज्यादा है। तो ये जो कह रहे हैं पार्ट बी जो है ये बड़ा होगा, इसमें कुछ इस तरह के संकेत होंगे? हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का अगर कुछ संकेत मिलता है तो उसमें एफडीआई को मदद मिलेगी। दूसरा, जो कई सारी हमारे यहाँ पर जो कंपनीज निवेश करती है, उसके बाद में उनके पास टैक्स के नोटिसेस आ जाते हैं, जो अनसर्टेनिटी रहता है, तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, जो टैक्स के जो डिस्प्यूट होते हैं, आप ज्यादा बता सकते हैं अश्विनी जी, जो टैक्स डिस्प्यूट अगर हम कम करेंगे तो फॉरेन कंपनीज का विश्वास बढ़ेगा। और तीसरी चीज, अगर हम एफडीआई में जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं उसकी अगर हम लिमिट बढ़ा सके, इस समय जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में 51% की लिमिट है, जो आर्थिक सर्वेक्षण है मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं वो 51% सरकारी होनी चाहिए। हाँ, वो अगर 26% कर दें, हाँ जी, तो निवेश जो है उन सरकारी कंपनियों में होगा और वो विदेशी निवेश भी हो सकता है। इससे हमारी सरकारी कंपनियों की कार्यशैली भी इंप्रूव होगी। उसमें अगर हम ज्यादा डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग लाएंगे तो, और उसमें हमारे देश में निवेश भी बढ़ेगा। तो हमें कई तरीकों से सोचना पड़ेगा कि हम इस विदेशी निवेश को कैसे अट्रैक्ट करें। विदेशी निवेश बढ़ेगा
तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कम होगी। क्योंकि सरकार के लेवल पे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रजत जी कैसे बढ़ सकता है। अब जो हम जैसे फिर वो मोटे फिगर पे जाते हैं 50 लाख 51 लाख करोड़ का जो इस साल का बजट था, उसमें 40 लाख करोड़ तो आपके तनख्वाहें देने में, पेंशन देने में, इसी में चला जाता है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिर्फ 10-11 लाख करोड़ आपके पास बचता है जिसमें आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको रिटर्न आए। तो और ऊपर से 13 लाख करोड़ आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। आप 15 लाख करोड़ के लोन लेते हैं हर साल, मतलब इस साल ले रहे हैं, और 13 लाख करोड़ पिछले साल का ब्याज दे रहे हैं। यानी आप जैसे कोई आदमी हो उसको ईएमआई देनी हो, ईएमआई देने के लिए ही वो कर्ज ले रहा है। ये हालत होगी देश की। देखिए, मैं इसमें इतनी बड़ी समस्या नहीं मानता हूं। आप अगर डेट ले रहे हैं, अगर आप प्रोडक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं है। अगर जीडीपी बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए सूझबूझ के साथ कैपिटल निवेश करने की जरूरत होती है। अब गीता गोपीनाथ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोला पोल्यूशन पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करिए। देखिए, जो दिल्ली की जो हवा खराब है, ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से 100-200 करोड़ से नहीं होगा। जी, ये इसमें हजारों करोड़ लगाने पड़ेंगे। वो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है निर्मला सीतारामन जी। काफी ज्यादा कैपिटल एलोकेशन आपको करना होगा, जड़ से समस्या का हल करना है। अदरवाइज हर बार जो गीता गोपीनाथ ने कहा कि पोल्यूशन की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जीडीपी पे भी डायरेक्ट प्रभाव, क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो रहा है लोगों का। स्वास्थ्य खराब होने से भी जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ता है, तो उसका कभी कंप्यूटेशन ही नहीं हुआ। अगर हम करने लगे तो चौंकाने वाले आंकड़े भी आ सकते हैं कि 1-2% भी जीडीपी का प्रभाव पड़ सकता है सिर्फ पोल्यूशन से। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है, सूझबूझ के साथ करना, ताकि मल्टीप्लायर सबसे ज्यादा आ सके। एक रिपोर्ट कहती है कि पोल्यूशन की वजह से 4.5% का फर्क आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, मैं मानता हूं। देखिए, कई सारे लोग जो बाहर से आना चाहते हैं हिंदुस्तान में, वो आने में संकोच करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब तक आएंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि भारत के अंदर कितना पोटेंशियल है, तब तक वो आके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे। तो इन सबका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। मुझे लगता है कि इस बार अगर बजट में, मुझे ये मालूम है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय लगा हुआ है इस विषय को लेके, पोल्यूशन को, लेकिन अगर इंटेंशन क्लियर हो सके बजट से तो बहुत अच्छा होगा। तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आ रही हैं और रूबिका राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी हैं उनके साथ। राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये औपचारिकता होती हुई 11 बजे बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अपना 9वां बजट। रूबिका, तो निर्मला सीतारमण मुलाकात कर रही हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, और उसके बाद यहां से वो सिलसिला शुरू होगा जहां पर कईयों की धड़कनें तेज होगी, कईयों की उम्मीदें तेज होंगी। और जैसा अभी किशोर बता रहे हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है वो ठीक हमारे पीछे हो रहा है। विजय चौक पे मौजूद है, यहीं पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, और यहीं पर रायसीना हिल्स इसी पर मौजूद है। ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, और यहीं से ये सारे नीति निर्देश जो है वो तय किए जाते हैं, दिशा निर्देश यहीं से तय होते हैं। और निर्मला सीतारमण अभी औपचारिकता कर रही हैं, वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा, और इस बजट में आज पार्ट बी, जनरली ये होता है कि आप पार्ट बी को बस छूते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन आगे की हमारी क्या हमारा रोड मैप है, ये भी आज डिटेल में निर्मला सीतारमण जो है वो बताने वाली है। तो इसका मतलब ये कि ये जो 90 मिनट का भाषण होता था ये और बढ़ जाएगा। शरद कोहली जी, हो सकता है कि पार्ट ए को छोटा कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। ओवरऑल 1-1.5 घंटे का तो हम कम से कम उम्मीद लगा के चले। 1-1.5 घंटे का, ओके। समीर चौगाकर जी, हर बार उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। 77 मिनट्स भाषण दिया था निर्मला जी ने पिछले बजट में, तो मुझे लग रहा है इस बार उससे बड़ा भाषण होगा, और इस बार बजट भी बड़ा होगा। पिछले